Okay, so this is lecture 5 on system of particles and today's topic is torque. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंपेयर किया था ट्रांसलेशन क्वांटिटीज़ एंड रोटेटरी क्वांटिटीज़ को. ठीक है, तो हमने थीटा, एस, वी, ओमेगा इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था. अब मैंने बताया था कि जो फोर्स काम करती है किस में, ट्रांसलेशन मोशन में, वही सेम काम रोटेशन मोशन में कौन करता है, टॉर्क. ठीक है, टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग फॉर फोर्स. जो काम फोर्स करता है ट्रांसलेशन मोशन में, वही काम टॉर्क करता है रोटेशन मोशन में. ठीक है, बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब ये फोर्स ये क्या कर रहा है, ये वाला फोर्स टर्न कर रहा है, रोटेट कर रहा है चीज़ों को. जो फोर्स था वो बॉडी को ट्रांसलेट करवाता था, आगे की तरफ मूव कराता था. ये क्या करता है, टॉर्क. टॉर्क बॉडी को घुमाता है. ठीक है, so torque is rotational analog for force. Is this clear? Okay, now the turning depends on three things. कितना टर्न हो रही है कोई चीज़, वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है. पहली चीज़ फोर्स, कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो उस पर डेफिनेटली डिपेंड करता है टर्निंग. सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द हिंज पॉइंट. ठीक है, देखो इधर अगर आप फोर्स लगाते हो तो ये बहुत ईजिली मूव हो जाएगा, इधर थोड़ा मुश्किल होगा, और यहाँ से घुमाने की कोशिश करोगे तो और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और यहाँ से तो ये ऑलमोस्ट घूमेगा ही नहीं. इज दैट क्लियर? तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन से डिस्टेंस से ये फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, द थर्ड थिंग इज एंगल एट विच द फोर्स इज अप्लाइड. आप फोर्स को ऐसे अप्लाई करोगे ऊपर की तरफ तो ये बहुत बढ़िया से घूमेगा, अगर इस तरीके से अप्लाई करोगे तो थोड़ा कम घूमेगा. अगर आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, अगर इस डायरेक्शन में लगाते हो तो चीज़ घूमेगी ही नहीं. ये यहाँ से पाइवटेड है, अगर आप सामने की तरफ इसे खींचने की कोशिश कर रहे हो, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो क्या ये मूव करेगी? नहीं करेगी. ठीक है, सो बेसिकली जो इफेक्ट है टॉर्क का, टॉर्क कितना लगेगा वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है. वन इज फोर्स, वन इज डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द हिंज पॉइंट, एंड अदर इज द एंगल एट विच द फोर्स इज अप्लाइड. ऑल राइट, तो देखो इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हो कि आप फोर्स इस पॉइंट पर लगा रहे हो और ये मूव कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये टॉर्क हो गया, बिकॉज दिस फोर्स इज रिजल्टिंग इन द रोटेशन मोशन. ये और फोर्स लगाओगे तो घूम के नीचे ही तो जाएगा. समझ आ गई बात? तो ये क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है. ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली टॉर्क. और कितने डिस्टेंस पे अप्लाई कर रहे हो, एल डिस्टेंस पर. ओके अच्छा, अभी हमने एक चीज़ नोटिस की कि जिस एंगल पे आप फोर्स अप्लाई करते हो बहुत डिपेंड करता है, मतलब कि आपका टॉर्क कितना होगा. बेसिकली मैंने बोला कि अगर आप इस तरीके से ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हो तो इसको मूव करना बहुत इजी होगा, इस तरीके से लगाते हो डिफ़िकल्ट होगा, और अगर इस डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो रोटेशन होगा ही नहीं, मतलब टॉर्क होगा ही नहीं. इज दिस क्लियर? ठीक है, तो बेसिकली क्या हम बोल सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है फोर्स का, वही रिस्पॉन्सिबल होता है टू टर्न द ऑब्जेक्ट. आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ दिस इज योर फोर्स, ठीक है, ये आपकी फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा एफ कॉस थीटा, एक होगा एफ साइन थीटा. क्या इस एफ कॉस थीटा की वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे पाइवटेड है. क्या इस कंपोनेंट की वजह से ही रोटेशन होगा? जो भी टर्निंग हो रही है सिर्फ इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से होगी. ठीक है, तो कैन वी से दैट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू टर्न द ऑब्जेक्ट. क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो देखो ये तीनों चीज़ें बनाकर एक फॉर्मूला निकलता है आपका. तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक होता है फोर्स, एक होता है डिस्टेंस, एंड एक एंगल. और वो भी कौन सा कंपोनेंट, एफ साइन थीटा. अगर आपने इस तरीके से एफ ड्रॉ किया है तो ये वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा. तो एक्चुअल में इसका फॉर्मूला भी यही होता है, आर इंटू एफ साइन थीटा, मतलब कितने डिस्टेंस पे लगाई है और क्या फोर्स है विद इट्स एंगल, आर एफ साइन थीटा. इज दिस क्लियर? अब मुझे खुद सोच के बताओ, क्या मैं ये लिख सकती हूँ टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा को, क्या मैं लिख सकती हूँ टाउ इज इक्वल टू आर एफ परपेंडिकुलर. ये एफ साइन थीटा क्या था, दिस वाज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स. ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, आर इज टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, या फिर आर एफ साइन थीटा था. ठीक है, क्लियर है ये चीज़?
अब जो एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है टॉर्क का, इट इज आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ठीक है। अभी तो निकाला आपने आर एफ साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं आर अलग लिख दूं और एफ साइन थीटा लिख दूं तो मैं लिख सकती हूँ ना आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ऑलराइट। एंड मुझे बताओ कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगी कि स्केलर क्वांटिटी होगी। देखो, दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा, ऑब्वियसली इट विल बी अ वेक्टर। तो जो टॉर्क है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन निकालना होगा अगर वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड एफ, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने यही तो सीखा है कि अगर कोई क्वांटिटी है सी जो कि है ए क्रॉस बी, तो कहाँ पर लाई करती है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। और वो कैसे निकालते हो आप, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हो। जैसे सपोज ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो ए से बी टर्न करोगे, ए से बी टर्न करोगे और ऊपर की डायरेक्शन में आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जो भी क्वांटिटी है सी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी लिखा है तो ए से टर्न करोगे, बी क्रॉस ए लिखा है तो बी से टर्न करोगे। इज दिस क्लियर? सो टॉर्क की डायरेक्शन निकालने आ गई, ओके। अब इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्शन ऑफ रोटेशन। तो इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो है एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। देखो ध्यान से, अभी हमने क्या लिखा, हमने ये फॉर्मूला निकाल दिया था आर एफ साइन थीटा, ओके, ये फॉर्मूला था। अगर मैं आर को अलग और एफ साइन थीटा को अलग लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ कि दिस इज आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, क्योंकि एफ साइन थीटा क्या होता है, इट इज अ परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। इसकी जगह क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, देखो इट वॉज आर एफ साइन थीटा, राइट। अगर मैं इसको एफ इंटू आर साइन थीटा साथ में लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वांटिटीज मल्टीप्लाई तो हो रही हैं नॉर्मली, तो एफ अलग लिख दिया और आर साइन थीटा अलग से लिख दिया, तो क्या मुझे मिल गया एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पोजिशन वेक्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली डेफिनेशन होती है एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो, आइदर यू कैन यूज़ आर इंटू एफ परपेंडिकुलर और यू कैन यूज़ एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। दोनों चीज़ों से आपको आर एफ साइन थीटा ही मिलेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे होंगे, कुछ क्वेश्चंस इससे भी हो जाएंगे, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, तो इट इज़ वेरी इजी, ऑल राइट। नाउ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज मोमेंट आर। अच्छा, अब जो टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या ये लिखा था हमने लास्ट लेक्चर में, द टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बेसिकली मैंने बताया था मोमेंट किसके लिए आता है, इट कम्स फॉर द डिस्टेंस, कि कितनी डिस्टेंस पे आप वो चीज़ अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसी को हम बोलते हैं मोमेंट आर्म, ओके, मोमेंट आर्म। तो जब हमने लिखा टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम बोल सकते हैं एफ इंटू मोमेंट आर्म। इज दिस क्लियर सबको? ठीक है। तो देखो अब दोनों चीज़ें ध्यान से समझो। सपोज करो कि ये आपका पॉइंट है एक, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो इसके ऊपर, ठीक है। तो ये एंगल थीटा हुआ, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, ओके। तो टॉर्क क्या हो गया, एफ साइन थीटा इंटू आर लिखो या फिर आर एफ साइन थीटा लिखो। तो क्या किया है, बेसिकली आपने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है। तो अगर आप एफ साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हो आर को, एफ साइन थीटा से आर को मल्टीप्लाई करते हो, तो भी तो आप ध्यान से देखो, आपने जो फोर्स ली है उसके साथ जो आपने रेडियस लिया है, जो पोजीशन ली है, वो परपेंडिकुलर है ना। ये याद रखो कि जो पोजीशन वेक्टर है और जो फोर्स है बस वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। अब आप रेडियस को परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ो या फिर फोर्स को परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ऑलराइट। तो अभी हमने क्या किया, फोर्स को ब्रेक किया है हमने एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा में। अब हम उल्टा काम करते हैं, हम एफ को एज इट इज रहने देते हैं, हम आर का कंपोनेंट निकालते हैं और देखते हैं क्या सेम फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट ओ है, ये पोजीशन सॉरी ये पॉइंट है आपका, इसका जो पोजीशन वेक्टर है इट इज आर। यहाँ पर आप एंगल पे थीटा पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी एंगल थीटा हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको फोर्स को नहीं ब्रेक करना कंपोनेंट्स में, हम आर को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो देखो फोर्स वाली चीज़ को आप पीछे से ऐसे एक्सटेंड कर दो, इज दिस क्लियर। अब अगर मैं इस पर 90 डिग्री बनाती हूँ, ये 90 डिग्री मैंने बना दिया,
तो मुझे बताओ इस ट्राइंगल में, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में क्या आप आर के कॉम्पोनेंट्स निकाल सकते हो? ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल OPN साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा हो गया ON अपॉन OP, साइन थीटा इज ON अपॉन OP, तो साइन थीटा क्या आ गया? ON अपॉन R, क्योंकि OP क्या था आपका? R था, तो ON आ गया आपका R साइन थीटा। ON कितना आ गया आपका? वेयर इज ON? दिस ON इज R साइन थीटा। ये आपका फोर्स था, ये ON था। क्या अब फोर्स और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है? ठीक है, तो हमें यही तो करना होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इधर से क्या हो गया? F इंटू R साइन थीटा। इज दिस क्लियर? तो आप फोर्स लो, उसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, या फिर डिस्टेंस के साथ परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स लो, एक ही बात है। दैट थिंग विल गिव यू फोर्स, सॉरी टॉर्क। इज दिस क्लियर? नाउ अंडरस्टैंडिंग टॉर्क इन कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन में हम बात कर सकते हैं इसकी XYZ में, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो लेट XYZ बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट P क्या होगा? सॉरी, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या होगा? XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। ठीक है, एंड फोर्स को आप ले लो FXI कैप प्लस FYJ कैप प्लस FZK कैप। तो आपको R मिल गया, आपको F मिल गया। आपको पता है द टॉर्क इज R क्रॉस F, टॉर्क इज R क्रॉस F, और हमको क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना आता है बेसिकली। कैसे निकालते हैं? I कैप, J कैप, K कैप, पहले R लिख दो। R के लिए क्या लिखोगे? X Y Z, और फिर F के लिए क्या लिखोगे? FX FY FZ। ठीक है, तो जब इसे ओपन करोगे I कैप के साथ क्या आ जाएगा? YFZ माइनस ZFY, फिर माइनस J कैप XFZ माइनस ZFX प्लस K कैप XFY माइनस FYX इज इक्वल्स टू टॉर्क। ठीक है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज torque along x-axis, this is torque along y-axis, this is torque along z-axis. Okay, now when the rotation is in xy plane, the torque is only along the z-axis. आप खुद सोचो, अगर आपका रोटेशन xy प्लेन में है, मतलब आपका r और f xy प्लेन में है, तो आपका टॉर्क किस में आएगा? z में, क्योंकि आप यही तो करोगे, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, राइट हैंड थंब रूल से निकालोगे तो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। समझ आ गया? यहाँ ऊपर आएगा या नीचे आएगा बेसिकली। तो अगर XY प्लेन में डील करोगे तो टॉर्क विल ओनली बी अलोंग Z एक्सिस। उसी तरीके से अगर आप YZ प्लेन में डील करोगे, YZ में करोगे, तो टॉर्क किसके अराउंड आएगा? X एक्सिस में। ठीक है, तो दिस इज क्लियर। इस तरीके से आप क्वेश्चन भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो यू कैन सॉल्व इट। ओके, डिफरेंट मेथड्स टू इंक्रीज टॉर्क। अगर आपको टॉर्क बढ़ाना है तो देखो, टॉर्क 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है ना, एक पोजीशन पे, एक फोर्स पे, और एक किस एंगल पे लगा रहे हो। अगर आपको फोर्स कांस्टेंट दे दी जाए, आपको फोर्स क्या कांस्टेंट दे रहे हैं, देन बाय इंक्रीजिंग द मोमेंट आर, मतलब जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ज़्यादा टॉर्क बढ़ेगा। खुद देखो, इसमें अगर इतना पास फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा टर्न नहीं होगी चीज़, इधर लगाओगे तो ज़्यादा होगी, इधर लगाया तो मैक्सिमम होगी। तो बेसिकली जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ज़्यादा टॉर्क बढ़ेगा, मतलब टर्निंग बढ़ेगी। ठीक है, एंड ऑल्सो जो फोर्स लगा रहे हो ना आप, यू कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड बट यू कैन ऑलवेज चेंज द एंगल। सो बाय अप्लाइंग फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो भी आप फोर्स लगा रहे हो पूरी की पूरी ऐसे लगा दो ना, ऐसे वैसे मत लगाओ, क्योंकि अगर ऐसे लगाओगे तो ऑब्वियसली उसको फिर हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो उसका साइन कॉम्पोनेंट आएगा, वो पूरा का पूरा फोर्स आएगा नहीं। तो क्या करो, पूरी की पूरी फोर्स को कहाँ पे लगा दो? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर है ये चीज़? ओके, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप अबाउट द ओरिजिन विच एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर इज दिस। फोर्स गिवन है, पोजिशन वेक्टर गिवन है, फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्टली टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क क्या है? R क्रॉस F, क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है, I कैप J कैप K कैप, दिस इज पोजिशन वेक्टर 1 1 माइनस 1 7 माइनस 3 माइनस 5। इसको जब सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा माइनस 8i कैप माइनस 2j कैप माइनस 10k कैप। इज दिस क्लियर? और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल दें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट 8 स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 2 स्क्वायर दैट्स 4 एंड 100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 168 अंडर रूट 168 आंसर आएगा। एंड इसका यूनिट क्या होगा? अच्छा, यूनिट की तो बात ही नहीं की मैंने। सो टॉर्क क्या होता है? इट इज बेसिकली RF साइन थीटा, राइट, या R क्रॉस F। तो F का यूनिट होता है आपका
न्यूटन, एंड रेडियस पोजिशन का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क. ओके, न्यूटन मीटर. ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड टॉर्क. ये आपका पोजिशन है 5, ये फोर्स लग रहा है 10 का एट एन एंगल 30 डिग्री. ठीक है, 30 डिग्री का लग रहा है. अब मैंने बताया या तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो या फिर रेडियस का. इधर फोर्स बहुत इजी है करना क्योंकि थीटा आपको गिवन है 30, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा f sin 30, और ये पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन ऑफ फोर्स 90 डिग्री हो गए, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 10 sin 30 डिग्री विच इज 25 न्यूटन मीटर. इज दिस क्लियर? तो सिंपल था ये. नेक्स्ट इज फाइंड टॉर्क एंड ऑल्सो डायरेक्शन. आपको टॉर्क भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है. ठीक है, अब देखो फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, आर पोजिशन वेक्टर आपका इधर 3 मीटर है. अब ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर गिवन है, अगर परपेंडिकुलर गिवन है तो कुछ चीज़ रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. तो क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा या फिर आर एफ परपेंडिकुलर. तो बेसिकली क्या करना है आपको, दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है. 5 × 3 दैट इज 15. यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसे करेक्ट कर लेना. दैट इज 15 न्यूटन मीटर. ऑलराइट, 15 न्यूटन मीटर. अब देखो डायरेक्शन पूछा है उसने. डायरेक्शन क्या होता है, आर क्रॉस एफ. मतलब पोजिशन वेक्टर से क्या करोगे, पोजिशन वेक्टर से इसे कर्ल करने, तो इस तरीके से इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. तो बेसिकली आर से एफ अंदर की तरफ जा रहा है, आर से एफ. ठीक है, आर से घुमाओगे एफ की तरफ तो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी क्लॉकवाइज है. बेसिकली क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन. नाउ दिस इज लास्ट, कपल ऑफ टॉर्क. तो देखो आपको याद है, अगर मुझे इस चीज़ को पूरा घुमाना है, अगर मैं इधर से एक फोर्स लगाऊं और इधर से इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स इस पॉइंट से लगाऊं, तो ये चीज़ पूरी घूम जाएगी, 180 का रोटेशन हो जाएगा. ठीक है, समझ आ गया. यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हो और इस एंड पे फोर्स लगा रहे हो, दोनों एंड्स पे फोर्स लगा रहे हो और इक्वल फोर्स लगा रहे हो, तो इसमें 180 का मूवमेंट हो जाएगा. ठीक है, कार के व्हील को जब घुमाते हो तब भी दोनों हाथ से घुमाते हो तो पूरा वो 180 रोटेट हो जाता है. एक से घुमाते हो अगर तो फिर थोड़ा कम रोटेशन होता है. तो बेसिकली कपल क्या है, कपल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. इक्वल एंड ऑपोजिट तो हैं, लेकिन एक्टिंग ऑन बॉडी अलोंग 2 डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन. सपोज अगर इनका सेम लाइन ऑफ एक्शन होता, मतलब ये फोर्स इधर और ये दूसरी भी इसी पॉइंट पे ऑपोजिट, तो ये कैंसिल आउट कर देती ना अपने इफेक्ट को. ठीक है, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स मैंने सेम पॉइंट पे लगाई, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर मैं इस फोर्स को इधर और इस फोर्स को इधर कर दूं तो ज़रूर इफेक्ट होगा. और अगर मैं एकदम ही कॉर्नर पॉइंट्स पे लगा रही हूँ, एकदम कॉर्नर पॉइंट्स पे, तो रोटेशन और ज़्यादा होगा. समझ आ गई बात? क्लियर है? तो कपल का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स. मतलब सपोज ये पॉइंट पे F लग रहा है और इस पॉइंट पे F लग रहा है, तो किसी एक फोर्स को ले लो F, इनटू क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस, इतना डिस्टेंस. यहाँ पे किस पॉइंट पे लग रहा है उस पर फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो F इंटू OA प्लस OB. एंड ऑफकोर्स दैट शुड बी परपेंडिकुलर. मतलब इधर देखो, आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो लिया है, ये फोर्स इधर लग रही है और आपका जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो वो इस डायरेक्शन में. मतलब रहेगा अभी भी वही चीज़ कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन. ठीक है, वही चीज़ रहेगी, बट जो डिस्टेंस है वो आपको दोनों पॉइंट्स के बीच का लेना है. इज दिस क्लियर? सो दिस वाज योर कपल. ओके.